हिंदी की जब चर्चा होती है तो हम अक्सर इस तरह से हिंदी के बारे में बात करते हैं कि हिंदी एक भाषा है और हिंदी ने हमें इसका ठेका दिया है कि हम उसकी रक्षा करें। और रक्षा करने में भी हमारा जो तौर तरीका होता है वो इस तरह का होता है जैसे कि कोई खजाने की हमें रक्षा करनी हो, या किसी खेत में जानवर ना घुस जाएं, मवेशी ना घुस जाएं, उनकी हमें रक्षा करनी हो। और बहुत आक्रामक लहजे में हम बात करने लगते हैं। और जाहिर है कि जब कोई आक्रमण करेगा तो कोई दुश्मन भी होगा, तो बड़ी जल्दी से हम दुश्मन भी ढूंढ लेते हैं। दुश्मन ढूंढना तो हम सबके लिए बहुत ही आसान होता है। तो एक तो अंग्रेज़ी भाषा बहुत बड़ी दुश्मन बन के उभरती है। फिर जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह भी दुश्मन बन के उभरती है। फिर जो नेता हैं, जो विरासत है जिनके ज़माने से चली आ रही है, वो सब भी बहुत ज़बरदस्त बन के उभरती है। और हम ये सब दुश्मन निकाल के ये हेंस प्रूव्ड जैसे मैथमेटिक्स में होता है इति सिद्धम कि इन सब के कारण हिंदी की ये दुर्दशा हुई है। अब अगर हम आपसे पूछें या मैं अपने आप से पूछूं कि हिंदी की सुदशा कब थी, तो अगर आप देखें तो ये जो मुल्क आज़ाद हुआ है सन 47 में, और 1920 में 1919 में गांधी जी यहाँ सक्रिय हो रहे हैं, 1915 में महात्मा गांधी आए हैं, उससे पहले तिलक हैं, गोखले हैं, और हमारा एक पूरा आंदोलन है आज़ादी का। तो उसके पहले तो ये हिंदी थी ही नहीं इस स्वरूप में। उसके पहले हमारे पास बोलियाँ थीं, ब्रज थी, अवधी थी, और भी बोलियाँ कह लें, लेकिन ब्रज अवधी मुझे विशेष रूप से याद आ रही है। और अवधी में उस जमाने में सबसे उत्कृष्ट साहित्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिख दिया, जबकि सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। और उस जमाने में मुझे लगता है जो कहावत पुरानी है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत के खेल, तो फारसी का ही बोलबाला रहा होगा। और जो हिंदू समाज रहा होगा या हिंदी समाज रहा होगा बनारस का, उसमें संस्कृत का बोलबाला तो था ही। तो उस भाषा को कोई प्रश्रय नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए कोई वजीफ़ा और पेंशन नहीं बांधी जा रही थी। मुझे तो नहीं जानकारी है कि तुलसीदास जी की कोई पेंशन बंधी थी। और उनने एक ऐसा साहित्य उसमें अपने आप को निचोड़ दिया, अपनी आत्मा को निचोड़ दिया, अपने राम का सुमरन उन्होंने इस तरह से उसमें कर लिया कि आज हिंदी की पहचान अवधि में 400 साल पहले लिखी रामचरितमानस है। तुलसी से 100-150 साल पहले कबीरदास भी आम बोलचाल की उसे पुरानी हिंदी ही कह लें, अवधि जैसी ही है वो, उसमें अपनी बातचीत रख रहे हैं। उन्हें भी ऐसा नहीं, उन्हें भी राजाश्रय कोई प्राप्त नहीं था। और पूरा भक्तिकाल आप देख लो, नानक हैं, दादू हैं, रैदास हैं, मीरा हैं, रसखान बाद में आते हैं, लेकिन इन सबको किसने इसका एक स्पॉन्सरशिप दी थी? किस यूनिवर्सिटी से ऐसा रिसर्च पास किया गया था कि आप अपनी भाषा का विकास करिए? और आइए, आज़ादी के जब आंदोलन शुरू होता है तो मुंशी प्रेमचंद उर्दू से लिखते लिखते यहाँ तक चले आए। मैथिली शरण गुप्त अलग खड़ी बोली में कविता लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पहले हरिऔध जी कर रहे हैं। तो इनको हमें देखना चाहिए कि हम जब जब भाषा की चर्चा करने बैठते हैं, और ख़ासकर अपनी हिंदी भाषा की चर्चा करने बैठते हैं, तो हमारी सारी जो सोच का दायरा अक्सर हो जाता है वो होता है कि विद्या जा अर्थ करी। विद्या वो है जो 4 पैसा कमाने में हमारी मदद करे। तो उसमें अंग्रेजी आजकल आपकी मदद कर रही है, और भाषाएं मुझे नहीं पता, और भी भाषाएं जर्मन अर्मन भी लोग पढ़ लेते हैं, वो तो ठीक हो गया। लेकिन सा विद्या या विमुक्तये जो उपनिषद की भाषा है कि विद्या है वह है जो ज्ञान, वह है जो हमें अपने बंधनों से, इस माया से मुक्त करे। तो उस मुक्त करने के मामले में कहाँ अड़चन है? अंग्रेजी वाला अंग्रेजी लिखे, फारसी वाला फारसी लिखे, जर्मन वाला जर्मन लिखे, हम हिंदी तो लिखें। अब मैं कहूँगा कि हमारी भूमिका कहाँ से आती है? तो आप देखें कि महात्मा गांधी जब आ गए, जो गुजराती थे बोलने वाले और अंग्रेजी में बड़े पारंगत थे, और थोड़ी सी साउथ की भाषाएं भी उन्होंने सीख ली थी, और बंगाली सीखने की भी कोशिश कर रहे थे, तो पहली लड़ाई उस इंसान ने इस बात की लड़ी कि सब लोग हिंदी में बोलना शुरू करें, और जब तक हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तब तक अपनी मातृभाषा में बोलें। तिलक से लगभग उन्होंने झगड़ा किया कि आप हिंदी में बोलिए, मोहम्मद अली और मराठी में बोलिए, अंग्रेजी में मत बोलिए। मोहम्मद अली जिन्ना से वो इस बात पे उनका झगड़ा था कि आप अंग्रेजी में बोलना बंद करिए, या तो गुजराती में बोलिए और हिंदुस्तानी में बोलिए। और गांधी तो ऐसा खटजीव के रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने जिन्ना साहब की पत्नी को पत्र लिखा कि आप अपने शौहर को समझाएं कि ये हिंदी में बोलना शुरू करें। वो तमिलनाडु मद्रास जाते थे तो मद्रास प्रोविंस में भी ये कहते थे कि अब हिंदी में बोलना है। आज साउथ तमिलनाडु में आप हिंदी का एक पोस्टर बैनर लगा के देख लीजिए, फाड़ दिया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी की ये ताकत थी कि वहाँ जाके बोलते थे।
और उन्होंने पूरा एक पन पैदा किया। तो सुभाष चंद्र बोस भी कह रहे हैं कि हमें हिंदी अपनानी है, गांधी जी स्वयं गुजराती हैं, पटेल स्वयं गुजराती हैं, वो सब हिंदी बात कर रहे हैं। गांधी का पूरा भाषण, पूरा पत्राचार, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम पाएंगे कि विशुद्ध रूप से हिंदी में ही है। और संविधान सभा में जो हमारी बहसें हो रही हैं, कार्रवाई, वो हिंदी में ही है। अब हम अपने पे आते हैं कि हम लोगों की ये दशा है कि हम अंग्रेजी वालों ने तो गुजराती और हिंदी में लिखे गए या बोले गए गांधी के पत्रों को अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया और उनका डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, और जो गांधी वाङ्मय आज उपलब्ध है 100 वॉल्यूम में, वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा उपलब्ध है। और जो हिंदी में उपलब्ध है, तो हिंदी का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उस अंग्रेजी का हमने दोबारा हिंदी में क्लिष्ट अनुवाद कर दिया, वो हमारे पास गांधी वाङ्मय हिंदी में उपलब्ध है। तो इसमें क्या अंग्रेजी का दोष है? मैं अपने आप से पूछूंगा, अपने मित्रों से पूछूंगा कि अगर नेता ने हिंदी में सारी बात की, हिंदी में आज़ादी की सारी लड़ाई लड़ी, और उसमें अंग्रेजी के लोगों ने मेहनत करके उसे अनुवाद कर लिया और उसको डॉक्यूमेंटेशन कर लिया और उसे ऑथेंटिक बना लिया, और हमने नहीं बनाया, तो ये अंग्रेजी का दोष है कि हमारा दोष है? अगर जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण संविधान सभा में पहले हिंदी में दिया और फिर अंग्रेजी में दिया, और हमने सिर्फ अंग्रेजी के भाषण को संग्रहित कर लिया और हिंदी को भुला दिया, तो इसमें नेहरू का दोष है क्या हम हिंदी वालों का दोष है? यूरोप की भाषाओं में अगर आप देखें तो फ्रेंच में कोई चीज़ आती है, कोई जर्मन में कोई चीज़ आती है, अन्य किसी भाषा में आती है, तो अंग्रेजी वाले फटाक से उसका अपने में अनुवाद कर लेते हैं, बड़ा ऑथेंटिक अनुवाद करते हैं। तो हमारे यहाँ तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए सरकार ने अपने पिटारे खोले हुए हैं, हिंदी में न्यूज एजेंसियों को आगे बढ़ावा देने के लिए उनके सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। ह्यूज मनी हिंदी के विकास पे इस मुल्क में खर्च होता है सरकार का, अंग्रेजी के विकास पे कोई सरकार पैसा खर्च नहीं करती। अन्य भाषाओं के विकास पे भी वहाँ की राज्य सरकारें करती होंगी, केंद्र सीमित ही करता है, लेकिन उतना पैसा खर्च करने के बाद हम उसमें सोचते हैं 4 पैसा कमा लें, तो घटिया पे घटिया अनुवाद किए जाते हैं। तो अगर तुलसीदास जी ने उस जमाने में मौलिक रचना कर दी और अंग्रेजी वालों ने बाद में उसके बेहतरीन अनुवाद कर दिए, तो हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते हैं कि हम इसमें कोई मौलिक काम करें? अगर कालिदास ने उस जमाने में कोई मौलिक काम किया था, दुनिया आज उसके आसपास घूमती है, उसको पढ़ना चाहती है, सब भाषाओं में जाता है, क्योंकि पूंछ जो है, जो परख है, जो डिमांड है, वो भाषा की नहीं है, डिमांड भाव की है, विचार की है। तो अगर हम साइंटिफिक रिसर्च ज़बरदस्त हिंदी में करके दिखाते तो हमें कौन रोक लेगा? हम एक ऐसी कविता लिखें, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने तो बांग्ला में लिखी थी ना, गीतांजलि, मूल रूप से, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, फिर उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो हम अपनी कमजोरी को, अपनी काहली को, अपने नाकारेपन को दूसरों के ऊपर थोपते हैं, तो थोप सकते हैं, तो उसमें क्या होगा? हम मरसिया पढ़ेंगे, लेकिन मरसिया पढ़ने से कहीं कोई जिंदा थोड़ी हो जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम हिंदी के बारे में चर्चा करें, हम सवाल है कि हिंदी की हम सेवा क्या करते हैं, और हम सेवा क्या करेंगे? हम अपनी माँ की कोई सेवा करते हैं, बाप की कोई सेवा करते हैं? वो तो हमारी जुबान है, उसके बिना हम जी नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते हैं। तो हम में से जो लोग, हमारे कई साथी अंग्रेजी से पढ़ गए, अंग्रेजी मीडियम के हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, तो वो कम से कम शर्म छोड़ दें हिंदी में लिखने पढ़ने में, और हिंदी वालों को हिंदी मीडियम टाइप कहना बंद कर दें, HMT, क्योंकि ये शब्द अंग्रेजी से नहीं आया, हिंदी के लोगों ने पैदा किया। तो ये हीन ग्रंथि और कुंठाओं से उबर जाएं, तो हमारी भाषा भी उबर जाएगी, हमारा भाव भी उबर जाएगा, और संकट भी उबर जाएगा। इतनी सी कुछ बात मुझे लगती ही थी, तो जो मैंने हिंदी के बहाने आपसे कहने की कोशिश कर ली, और जो हमारे बड़े नेताओं ने तो बहुत ताकत से कही थी। तो ये बात अगर हम अपना माइंडसेट बदल देंगे तो हिंदी खड़ी हो जाएगी, और हम पंडिताओं हिंदी के भरोसे छोड़ देंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जब ना तो हिंदी वाले को आती है, ना उर्दू वाले को आती है, ना अंग्रेजी वाले को आती है। तो भगवान भला करे उससे आप एक अच्छे क्लर्क हिंदी के बन जाएंगे, जैसे मैं काले आपको अंग्रेजी का क्लर्क बनाना चाहता था। तो हमारी डेस्टिनी अगर क्लर्क बनना ही है तो फिर हमें मुबारक हो, लेकिन अगर हमारी डेस्टिनी कबीर और तुलसी और गांधी और नेहरू और वेदव्यास और वाल्मीकि बनने की है, तो फिर हमें अपने पाँव पे खड़े हो जाना चाहिए, और अपनी भाषा के बारे में और अपने भाव के बारे में बहुत शिद्दत से सोचना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी बातचीत बर्दाश्त की। शुक्रिया।